आज के हमारे अध्याय में मानव भूगोल की विचारधाराओं के अंतर्गत हम नवनीतिवाद या नवनिश्चयवाद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो अपन ने विचारधारा पढ़ी है उसमें है निश्चयवाद और दूसरी विचारधारा पढ़ी उसमें है संभववाद। पर दोनों ही विचारधाराओं की एकाग्रता या उनका प्रभाव नहीं मान सकते, बल्कि इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि नहीं तो नीतिवादी पूर्ण है और न ही संभववादी विचारधारा पूर्ण है। इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि न तो मानव ही प्रकृति पर पूर्ण विजय प्राप्त कर पाया है और न ही प्रकृति मनुष्य को अपने नियंत्रण में यानी सर्वशक्तिमान रही है। तो भूगोल का मूल उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानवीय शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करना है और इस विचारधारा का सबसे पहले श्रोडर के इस कथन से स्पष्ट होता है कि विज्ञान का आदर्श ये होना चाहिए कि दोनों को मेल हो। यह उद्देश्य कदापि नहीं होना चाहिए कि ये विचारधारा दूसरे को बलपूर्वक नियंत्रित करती है। मानव भूगोल का सिद्धांत न तो प्रकृति की विजय है और न ही उसकी अधीनता, परंतु उसके साथ सहयोग से आता है। तो इस प्रकार इन दोनों ही बातों को यानी श्रोडर के जो वक्तव्य हैं उनके आधार पर एक हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एक नवीन विचारधारा आती है जिसका नाम है नवनीतिवाद अथवा नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन यदि हम देखें तो नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन सर्वप्रथम ग्रिफिथ टेलर ने किया था और ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा का प्रतिपादन कर इसको रुको और जाओ नीतिवाद के नाम से कहा। गो एंड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से कहा है। तो इस प्रकार एक नवीन विचारधारा आती है और ये विचारधारा इस प्रकार की है जिसमें ये कहता है कि पहले देखो और फिर उसके बाद में जाओ। यानी ग्रिफिथ टेलर के अनुसार इसके अंतर्गत मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही वह उसका स्वामी और न ही मानव के कार्य करने की क्षमता असीमित है, बल्कि इस विचारधारा के अंतर्गत जो बात सामने आती है वह यह है कि मानव और प्रकृति में निरंतर पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन भूतल पर सफलतापूर्वक चल पाता है। टेलर के अनुसार जो विचार व्यक्त किए हैं उसमें संभववादी सिद्धांत के प्रधान समर्थक कनेडियन प्रेरी में खाद ले जाने के उदाहरण अथवा उत्तरी डेनमार्क में कुछ ऊसर भूमि के उल्लेखनीय विकास से जो मानव नियंत्रण द्वारा संबंधित है, इन प्रदेशों की उपयोगिता को व्यक्त करते हैं। एक क्षण के लिए यह भी कहा जा सकता है या इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि मानव आवश्यकता का योगदान देता है, परंतु ऊसर भूमि में खाद नहीं ले जाता और न ही डेनमार्क वासी अपने अनुपजाऊ प्रदेशों का विकास कर पाते यदि वे विश्व के अच्छे क्षेत्रों को चुनने में स्वतंत्र होते। केवल प्रकृति की योजना की ओर अपने भूमि प्रदेशों के लिए अग्रसर कर दिए गए हैं। जब विश्व में उसी प्रकार के क्षेत्रों के अनुसार तुलना करें जैसे डेनमार्क के अनुसार
डेनमार्क के क्षेत्रों की, तो केवल इतना ही स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपने संबंध में या सामंजस्य में एक कदम और बढ़ा है उन सीमाओं से जो प्रकृति द्वारा नियत की गई हैं, किंतु वह स्वतंत्र कार्यकर्ता या प्रतिनिधि नहीं है। टेलर ने आगे एक बात और लिखी है। उसने कहा है कि मानव किसी देश की उन्नति को तीव्र या कम कर सकता है, वह उसे रोक नहीं सकता, परंतु यदि वह बुद्धिमान है तो उसे भौतिक वातावरण द्वारा निर्देशित से दूर हटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शुष्क मरुस्थलों में बिना जल प्राप्ति का प्रबंध किए गन्ना और चावल जैसी फसलों का उत्पादन करना एक मूर्खतापूर्ण कदम ही हो सकता है। इस प्रकार टुंड्रा जैसे शीत प्रदेशों में उजाड़ खंडों में बिना आवश्यक तापमान को प्राप्त किए फसलों का उत्पादन करना असंभव ही होता है। टेलर ने इससे बढ़कर एक बात और बताई। उन्होंने बताया कि मानव को वातावरण का स्वामी नहीं माना जा सकता, वरन उसकी तुलना बड़े नगर में चौराहे पर खड़े एक सिपाही से की जा सकती है, जो सड़क पर वाहनों के चलने की गति तो मंद या तीव्र कर सकता है, किंतु उनकी दिशा को परिवर्तित करना उसके नियंत्रण में नहीं है। टेलर की संभववादी विचारधारा के पोषक का यही मत है कि मानव प्रकृति के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता। संभववादी विचारधारा में, जिसमें फेब्रे ने भी इसको स्वीकार किया है, उनके कथनानुसार मानव चाहे कुछ भी करे, वह वातावरण के नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं रह सकता, और इस प्रकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वह अपने भौगोलिक वातावरण का जैसा वह है उपयोग करता है, भौगोलिक संभावनाओं का लाभ उठाता है, किंतु यहाँ भी अन्य क्षेत्रों की भांति अनिवार्यता का कोई प्रश्न नहीं उठता। कुछ इस प्रकार के विचार ब्रोन्स के द्वारा भी प्रतिपादित किए हैं। वह शक्ति और साधन जो मानव के पास है बहुत सीमित है। प्रकृति में उसे ऐसी सीमाएं दिखाई हैं जिन्हें वह पार नहीं कर सकता। मानव अपना कार्य कुछ सीमा के भीतर ही कर सकता है। वह अपने वातावरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य कर सकता है, किंतु वह उससे पूर्णतः छुटकारा नहीं पा सकता। अपने वातावरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य कर सकता है, किंतु वह उससे छुटकारा नहीं पा सकता। इसी प्रकार स्कोरुप का एक मत भी इसमें और जुड़ता है। वह है कि उन्होंने कहा है कि विश्व में सबसे मूर्खतापूर्ण बात यह है कि मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। यह उतना ही हास्यास्पद कथन है जितना यह है कि प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है। ये कथन इस प्रकार होना चाहिए था कि मानव और प्रकृति ने परस्पर सामंजस्य, संबंध अथवा सहयोग से, न कि दोनों में शक्ति का प्रदर्शन अथवा असहयोग है, बल्कि एक दूसरे का सामंजस्य स्थापित है। इसी प्रकार नियतिवादी विचारधारा में मार्टिन आते हैं, और मार्टिन भी ये बात बताते हैं कि निश्चयवाद का एक अन्य ढंग से अध्ययन भी किया जा सकता है, और वो है समस्या का कारण और प्रभाव, जो कि प्रत्येक विज्ञान की कुंजी है, द्वारा समझने की चेष्टा की है। वे कहते हैं कि मानव भूगोल में निश्चयवाद संभव की अपेक्षा कारण तथा प्रभाव की कसौटी पर अधिक ठीक तथा खरा सिद्ध होता है। अतः निश्चयवाद को ही सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से मान्यता देने के पक्ष में है। उनका तर्क यह भी है कि प्रत्येक कारण का प्रभाव और प्रत्येक प्रभाव का कोई न कोई कारण होना अनिवार्य है। बहुधा कारण और प्रभाव के बीच में अनेक उपकरण तथा उप प्रभाव होते हैं, और इन्हीं उपकरणों और उप प्रभावों द्वारा
संपूर्ण कारण और अंतिम प्रभाव से भी जुड़ा हुआ होता है। अंत में निश्चयवादी विचारधारा के अंतर्गत कई बातें और भी सम्मिलित कर सकते हैं, जिसमें ये कहा जा सकता है कि मानव स्वयं वातावरण का एक प्रमुख अंग है, जो अन्य भौतिक दशाओं की भांति वह जड़ रूप में न होकर चेतन है, किंतु उस पर वातावरण का निरंकुश नियंत्रण भी नहीं है। स्मिथ ने इसको इस प्रकार व्यक्त किया है कि मनुष्य पृथ्वी का केवल निवासी ही नहीं वरन सर्जनकर्ता, भौगोलिक प्रतिनिधि और पृथ्वी को परिवर्तित करने वाला भी है। इस दृष्टि से कहना असंगत न होगा कि मानव वातावरण में एक अंग के रूप में क्रियाशील और निष्क्रिय दोनों ही है। चूंकि मानव पृथ्वी पर रहता है, वह उस पर निर्भर करता है, अतः वह प्रकृति को सदैव उसकी आज्ञा मानकर ही जी सकता है। अतः मानव की प्रकृति के सिद्धांत को समझकर उसकी उपयोगिता के आधार पर अपनी सुविधाएं और आकांक्षाओं में संबंध स्थापित करना ही श्रेयस्कर रहेगा। नवनियुक्तिवाद को रुको और जाओ नीतिवाद कहा गया है। इसलिए मानव ट्रैफिक के रूप में देखा गया है। ट्रैफिक को प्रकृति की प्रभाव के रूप में मानव इस प्रभाव को कुछ क्षण के लिए रोक सकता है, परंतु प्रकृति अपने प्रभाव के अनुरूप ही चलती है, जैसे कि उल्टी दिशा में नदी को नहीं मोड़ा जा सकता। इसी प्रकार संभववाद का उदय फ्रांस में हुआ, जहाँ भूमि सर्वथा संपदा युक्त है और सर्वथा संभावनाएं व्याप्त होंगी, परंतु साइबेरियन मरुभूमि और पर्वतीय प्रदेशों की मरुभूमि में संभावनाएं डिक्लाइंड होती हैं, यानी बहुत कम होती हैं, गिरी होती हैं। नवनीतिवादी मानव को प्रकृति का दास नहीं मानता, बल्कि वह कार्यकर्ता, बौद्धिक एवं तकनीकी इकाई माना गया है। प्रकृति को निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही मानव को कार्य करने का संकेत देती है। टेलर के अनुसार किसी भी वातावरण में उपलब्ध संभावनाएं सीमित नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक चयन की कीमत अदा करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए कृषि उत्पादन को एक संभावना तथा भूमि क्षरण को कीमत अदा करने के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार मानव का विकास करने के लिए यह जरूरी है कि जिस प्रकार की संभावनाएं मनुष्य को मिलती हैं, उनके साथ में सामंजस्य स्थापित किया जाए और विकास की इस गति को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब से एक समझौते का रूप अपनाकर चलते हैं। थैंक यू।